कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जो है सबसे आसान उनमें से आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है जिसकी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो। तो इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास आइसोथर्मल सरफेस मतलब सरफेस विद ऑल पॉइंट्स एट सेम टेम्परेचर। जब हम अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब आपको एक ऐसे आइसोथर्मल सरफेस की जगह इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वहाँ पे आप देख रहे होगे, जहाँ पे वो सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। तो ये एनालॉजी अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, इसका हमारे केस में क्या यूज़ है, देखो हम अभी तक क्या पढ़ते थे। हमारे पास यहाँ से इस तरीके से मान लो हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से होता था, ये होता था हमारा टी हायर, ये होता था हमारा टी लोअर। हमारे पास इस दिशा में हीट करंट होता था जिसको हम लिखते थे कैपिटल एच। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से रॉड का एक क्रॉस सेक्शन काटूँ, देखो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर इस तरीके से कट करोगे तो एक क्रॉस सेक्शन हमें इस तरीके से मिलने वाला है। और इस पॉइंट के इस सरफेस के सभी पॉइंट्स का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन वो सेम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा था और ये हमारी एक आइसोथर्मल सरफेस आ जाती है। ज्योमेट्री की टर्म में ये जो सरफेस है ये क्या है, एक डिस्क। हमें एक डिस्क मिलती है। इस तरीके की और भी डिस्क हो सकती हैं। एक डिस्क मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको कट करके देखूंगा तो एक डिस्क मुझे यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो इस तरीके से हीट करंट हमें मिलेगा। और किस तरीके की हमें आइसोथर्मल सर्फेसेस देखने को मिलती है, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और इसके चारों तरफ मान लो इस तरीके से कुछ मटेरियल भरा हुआ है और ये एक पॉइंट सोर्स है, उससे हीट निकल रही है, वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। तो हीट जनरेट हो रही है तो वहीं रह तो नहीं जाएगी, वो हीट यहाँ से इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी ऐसे। करेक्ट। इस केस में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो इस सेंटर पॉइंट के ही आसपास का होगा। फिर इस तरीके से हमें आइसोथर्मल सर्फेसेस मिलती हैं ऐसे। यहाँ पर एक कोई भी जो स्फीयर होगा हमारा, उसके सभी पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारी आइसोथर्मल सरफेस जो होने वाली है, ये ये वाली, ये है एक आइसोथर्मल सरफेस। ज्योमेट्री की टर्म्स में इसको हम क्या बोल देंगे, इट्स अ स्फीयर। और तीसरा केस क्या हो सकता है, मेरे पास मान लो इस तरीके से एक रॉड है और इस रॉड के सेंटर में एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है इस तरीके से। तो इससे जब हीट एलिमिनेट होगी, है ना, तो इस तरीके से देखो चारों तरफ हीट कंडक्ट होगी, इधर 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 इधर। और अगर मैं इसका साइड से देख करके व्यू बनाऊं तो मुझे कैसा दिखेगा, ये देखो, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है और यहाँ से इस तरफ हीट ऐसे जाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर आइसोथर्मल सरफेस कौन सी हो जाएगी, आइसोथर्मल सरफेस वो होगी जो एक्चुअली एक इसी तरीके की कंसेंट्रिक सिलेंडर होगा। राइट। तो यहाँ पर आइसोथर्मल सर्फेसेस भी हमें मिल जाएंगी। उसको ड्रॉ करने के लिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये दिस इज आइसोथर्मल सरफेस और ये है हमारा इस बार ज्योमेट्री के टर्म्स में एक सिलेंडर। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम एक चीज नोटिस करते हैं। क्या चीज नोटिस करते हैं कि जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बाहर की तरफ वो आइसोथर्मल सरफेस के उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें लिख लेना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए वैसे, क्यों, क्योंकि मान लो ये हमारी आइसोथर्मल सरफेस है तो इसके सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर तो बराबर है। तो इधर वाले या इन डायरेक्शंस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर ही होती है टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो इस सरफेस में आपस में तो कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, तो हीट सिर्फ इस तरफ या इस तरफ ही फ्लो हो सकती है। तो इसको लिख लेंगे, पॉइंट को, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। हीट
flows perpendicular to an isothermal surface. अब हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कोई भी होता है जब स्पेस में वेरिएशन होता है, यहाँ कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई और वैल्यू होता है, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस में डिस्टेंस है, उसके कारण कुछ वेरिएशन आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पर हमारे पास हीट ट्रांसफर का जो अभी तक हम फॉर्मूला लिखते थे, हीट करंट इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय एल इंटू टी टू माइनस टी वन। इस तरह की बात हम किया करते थे। कोई भी हमारे पास इस तरीके से अगर रॉड है और इसमें मैं यहाँ से देखूँ ये है T2 ये है T1, तो इस तरफ हमारे पास एक हीट करंट होता था। अच्छा, यहाँ पर जो लेंथ होती थी वो कौन सी लेंथ होती थी? ये वाली लेंथ होती थी हमारी L। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज कर दूंगा कि H इज इक्वल टू के ए और ये T2 माइनस T1 इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा T डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, लेंथ, वो क्या है? अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो ये जो लेंथ का डिफरेंस है वो बोल जाएगा मैं x1 माइनस x2 हो सकता है, ये है ना, x2 माइनस x1, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं नीचे डेल्टा x लिख दूंगा और एक माइनस में हमें वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। माइनस क्यों? क्योंकि आपने देखा ये T1 पे हमारा x1 है, T2 पे हमारा x2 है, तो अगर यहाँ पर T2 माइनस T1 है तो x2 माइनस x1 एक्चुअली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x1 बड़ा है, तो यहाँ पर एक हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इससे हमारे पास ये फॉर्मूला बस हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस का जो साइन लगाया है इसका रीजन हम लिख लेंगे, हीट फ्लोज टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। और ये वाली जो टर्म है हमारी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यही टर्म हो जाती है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। इसको भी हम लिख लेंगे, फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, देखो इसी इक्वेशन को हमें रीअरेंज कर देना है। यहाँ पर मुझे मिलता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के ए। अच्छा, किसी भी इस रॉड के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। इस रॉड का एरिया भी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, और क्योंकि एक सिंगल रॉड है तो इसमें जितना हीट करंट है वो पूरे के पूरे में हीट करंट भी सेम है, तो सारी की सारी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म रहने वाली है, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं इस तरीके से। ये है हमारा x, ये है हमारा t। हम देखते हैं कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो t पे कौन सा है? y एक्सिस पे, ये कौन सा है? x एक्सिस पे, तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर dy अपॉन डी एक्स, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, ये है स्लोप ऑफ टी एक्स ग्राफ। तो इसी में इसका यूज होने वाला है, और इसमें हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आने वाला है। तो हमारे पास एक ऐसी कोई डिक्रीजिंग लाइन होगी, या तो ऐसी होगी, ऐसी होगी। और इनिशियल या फाइनल कंडीशन आप किस तरीके से निकाल सकते हो? यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास वैल्यू थी T2, x इज इक्वल टू L पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिलने वाली है T1। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये हो जाएगी T हॉट, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी T1, सॉरी T2, T1 करा हुआ ना, तो ये है T2, ये है T1, ये वाली वैल्यू है L, ये वाली वैल्यू है 0। इस तरीके से आप ग्राफ्स बना सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये क्या हमेशा नेगेटिव आता है क्या स्लोप? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर
इस T1 को मान लो रख दो 500 डिग्री सेल्सियस, इस वाले को रख दो 200 डिग्री सेल्सियस, उस केस में ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। x में आगे जाने पर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो भी पॉसिबल है। दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। आगे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है, यहाँ पे एक्चुअल ग्राफ्स हमें नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द टेम्परेचर वेरिएशन along the length of the thermal insulation of a furnace correctly। तो हमारे पास एक थर्मल इंसुलेशन है, तो हमारे पास कुछ ऐसी फर्नेस होगी, यहाँ पे आग जलती होगी, उसकी चारों तरफ जो भी मटेरियल लगाते हैं उसकी गर्मी को रोकने के लिए वो यहाँ पे लगे हुए हैं। पहली लेयर है मेटल की। मेटल क्यों लगाई होगा यार, यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शन होती होगी जिससे मेटल ही प्रोटेक्ट कर पाता है, तो मे भी मेटल लगा दिया। बीच में एयर की पॉकेट है। एयर बहुत ही खराब कंडक्टर होता है हमारे पास हीट का, तो इसीलिए एयर का भी काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन होता है। और फिर उसके बाद ब्रिक की वॉल है ताकि बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन मिले उसे किसी भी चीज़ से, तो ठीक है ऐसी बनाई हुई है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर एयर की कंडक्टिविटी के है तो ब्रिक वॉल की उससे कहीं ज़्यादा है 10 टाइम्स, और उससे भी 10 टाइम्स हमारी मेटल की कंडक्टिविटी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे पास ये टेम्परेचर प्रोफाइल है। ऑप्शन नंबर ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास जो इक्वेशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास h की वैल्यू होती है h इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे क्योंकि इस तरफ आते आते टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी हीट यहाँ से निकलेगी वो सभी में इस तरीके से हीट जानी ही है, बाहर तक डिसिपेट होनी ही है, वो इधर उधर नहीं जा सकती क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। तो सभी के लिए h की वैल्यू सेम रहने वाली है। यहाँ से आप स्लोप का अंदाजा लगा सकते हो किसी तरीके से। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा ये वाला ग्राफ सही है। सबसे पहले तो इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं। देखो, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब वो तुरंत हीट को कंडक्ट कर देगा, यानी कि उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो सेम करंट के लिए हम जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम होती है, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा। और ये हम जानते भी, जब हम मेटल की रॉड को पकड़ते हैं तो इधर जितना टेम्परेचर है उतना ही ऑलमोस्ट इधर हो जाता है क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है, जबकि बैड कंडक्टर होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो इन ग्राफ्स को देखते हुए मुझे पता चलता है कि मेटल वाले ड्यूरेशन में, यहाँ पर मेटल है तो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। एयर पुअर कंडक्टर है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, और ब्रिक में इन दोनों के बीच का कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात, यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन वाले ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे। पार्ट्स में जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कर्व वाले ग्राफ नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि किसी भी एक सेगमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारी ये इक्वेशन सही है। यहाँ पर जो स्लोप है उसकी बात करें तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या जाती है, माइनस एच अपॉन के ए, या फिर आप इसको बोल सकते हो, हर एक को अगर मैं कंपेयर करूं तो रिलेटिवली स्लोप की वैल्यू जो आ जाती है वो नेगेटिव तो होगी सही, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होगी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के। तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है तो इसका स्लोप देखो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में कम है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एयर की कंडक्टिविटी सबसे कम है तो उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, देखो सबसे स्टीप ड्रॉप यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास इस तरीके से। मान लो कोई यहाँ पर ब्रिक्स लगी हुई हैं अलग अलग तरह की, यहाँ पर से देखो हीट इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से उतना ही हीट करंट निकलने वाला है। लेकिन इनकी जो भी कंडक्टिविटी होगी उसके हिसाब से इनका स्लोप डिपेंड करेगा। अच्छा, और एक चीज, हमारे पास जो एक साइड का टेम्परेचर है, मान लो ये है टी हॉट और दूसरी साइड का टी कोल्ड, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ही, सही होना ही चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास ग्राफ बनने वाला है। पहली चीज तो एक मटेरियल के अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेगमेंट हो सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा होता है, इस तरीके का ग्राफ हो सकता है, या फिर हमारे पास ऐसा ग्राफ हो सकता है ना, सारी की सारी लाइंस होंगी।
और एक चीज़ यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था फिर ऐसे बढ़ गया और फिर यहाँ पे ऐसे चला गया है, ये भी स्ट्रेट लाइन पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर इस तरफ डिक्रीज ही होता चला जाएगा, कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने का। करेक्ट? तो इस तरीके से हमें देख लेना। और जो स्लोप है, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका ग्राफ उतना ही लेवल मतलब स्ट्रेट होता चला जाएगा। तो मान लो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसके के की वैल्यू है 1000 टाइम्स के, इसका है सिर्फ के, तो इसकी बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही कम होगा। यहाँ पे ग्राफ हमारा ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी कंडक्टिविटी रिलेटिवली कम है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलेगा, और इसकी मान लो 10K है तो यहाँ पे भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, पर उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स बना सकते हैं। टेम्परेचर प्रोफाइल। टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होती है? देखो हमारे पास मान लो इस तरीके से केस है कि यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, यहाँ पे बीच में हमारे पास एक रॉड है। रॉड की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, थर्मल कंडक्टिविटी के, लेंथ है उसकी L, एरिया है उसका A। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पर हीट ट्रांसफर कुछ आ जाने वाला है। टेम्परेचर का प्रोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? मान लो मैं इसको बोल दूँ दिस इज x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से इधर अगर मैं x एक्सिस बना दूँ तो ये हो जाता है हमारा x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाती है L। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ किसी भी x पर जाऊँगा तो मुझे कुछ टेम्परेचर मिलेगा, x में ज़्यादा आगे जाऊँगा तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, इधर रहूँगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x एट स्टेडी स्टेट। ये बहुत ज़रूरी है, स्टेडी स्टेट का होना ज़रूरी है, नहीं तो टाइम का भी फंक्शन होगा वहाँ पर। टाइम ने हमने मान लिया कि इनफाइनाइट टाइम पे पहुँच चुके थे, अब स्टेडी स्टेट है। तो इस तरीके से हमें मान लो यहाँ पर किसी भी x पर मान लें कि यहाँ से एट x डिस्टेंस हमारे पास जो भी टेम्परेचर है वो है T। उसकी वैल्यू कैसे पता करोगे? इसको पता करने के लिए पहले हम इसको दो रॉड्स में ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर था हमारे पास 200, यहाँ पर है टेम्परेचर T, और दूसरी रॉड हमारे पास ये है, यहाँ पर T था, यहाँ पर है 100। किस तरीके से कैलकुलेशंस करोगे? एक चीज़ जो यहाँ पर कॉमन है कि यहाँ से जितना हीट करंट इसमें था हमारे पास H, उतना ही हीट करंट इसमें रहने वाला है H। उसका हमें फॉर्मूला पता है। H की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर अगर मुझे हीट करंट लिखना है तो हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 200 माइनस टी डिवाइडेड बाय उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? वो हो जाता है लेंथ अपॉन के ए, एल अपॉन के ए। इसकी लेंथ कितनी है? x, हो जाएगा x डिवाइडेड बाय के विल बी इक्वल टू, ये वाला हीट करंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर है टेम्परेचर T, T माइनस 100 करो, T माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ कितनी है? अब ये x थी तो ये हो जाएगी L माइनस एक्स, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय के ए। इसको अगर मैं T1 बोल दूं, इसको अगर मैं T2 बोल दूं, तो हमारे पास आ जाता है T1 माइनस टी इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू T माइनस T2 इंटू एक्स। इसको आप इधर उधर रीअरेंज करना शुरू करो तो ये हो जाएगा T1 इंटू एल माइनस T1 इंटू एक्स माइनस टी एल प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स माइनस T2x। टी एक्स से ये टी एक्स इस तरफ कट गया, इस टेम्परेचर को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो दूसरी तरफ वाला बन जाता है प्लस टी एल इज इक्वल टू T1 एल माइनस T1 एक्स प्लस T2 एक्स, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है T1 प्लस T2 माइनस T1 टाइम्स x डिवाइडेड बाय L। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं फिर से वैल्यू रख दूँ तो देखो मैंने T1 की वैल्यू क्या रखी थी? 200, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया है टेम्परेचर T इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर प्लस है T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी थी? 100, T2 माइनस T1 करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 200 यानी कि माइनस 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय L। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया। x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे चेक कर लो, फिर से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 200। x की वैल्यू L रखोगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है और हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
याद हमें क्या करना है, देखो मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आप देखो, किसी भी अगर हमारे पास एक ही मटेरियल की रॉड है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी नॉट प्लस एक्स अपॉन एल टाइम्स डेल्टा टी। ये हमारे पास वैल्यू आने वाली है, और यहाँ पे प्लस माइनस कर लेना डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव। क्यों, ये एक लीनियर वेरिएशन वाली इक्वेशन हो गई है। देखो अगर मैं यहाँ से इस तरफ नापता हूँ, मान लो ये मेरा x इज इक्वल टू 0 था, तो एट x इज इक्वल टू 0 टी नॉट की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 200। और उस तरफ जाते जाते हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, -100। डेल्टा टी की वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का, लेकिन -100 रखूंगा, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स बाई एल यहाँ पर है। अगर मैं इस तरफ से इक्वेशन लिखना शुरू करूं, तो देखो यहाँ पर अगर मेरा x इज इक्वल टू 0 हो गया, इस तरफ मैं x में बढ़ रहा हूं आगे, तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, सिर्फ +100। और यहाँ पर रखूंगा प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू 100, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पर अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी भी 100 है। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी इक्वेशन हो जाती है, जिसको आप जगह जगह यूज कर सकते हो फॉर एनी इस तरह की यूनिफॉर्म रॉड। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे। अ रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर हैज इट्स टू एंड्स मेंटेन एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ एन एंड 1 मीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड विल बी। तो हमारे पास, पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर है 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है हमारे पास दूसरी रॉड 200 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल हमारे पास लेंथ है 6 मीटर। टेम्परेचर कहाँ का पूछा है, टेम्परेचर पूछा है 1 मीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड। यहाँ पर इस पॉइंट का टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है 1 मीटर। हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस माइनस डेल्टा टी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। इस फॉर्मूले का यूज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया देखो, बहुत ही सिंपल। अब आप इसको इधर से भी नाप के शुरू कर सकते हो, इधर से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये है मेरा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरफ मैं देखना शुरू करूँगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, t एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी टी नॉट जो है यहाँ पर 500। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 500। फिर आता है मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा टी कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो है 300 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय l। यहाँ से यहाँ तक x, ये वाला कितना हो जाता है, ये था हमारे पास 1, तो ये हो जाता है 5, हो जाता है 5 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए माइनस। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इससे आ जाता है 500 माइनस ये हो जाता है कितना, 50, और minus 250 which gives you result 250 degree Celsius. Option number B is the correct answer. टेम्परेचर प्रोफाइल में हमने स्टेडी स्टेट के लिए सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, लेकिन अब हम देखेंगे ट्रांजिएंट स्टेट को, या फिर अगर हमारे पास हीट लॉस होता है तो किस तरीके से ग्राफ बनते हैं। ध्यान देना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, यार ऐसा होता होगा या ऐसा होता होगा। ज़्यादा पेन उठाने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है इसीलिए ये चीज़। तो हमें पहला पढ़ना है ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है, जब हमारी स्टेडी स्टेट नहीं आई है। तो स्टेडी स्टेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी स्टेडी स्टेट पे अचीव तो करने वाले हैं। हम स्टेडी स्टेट के लिए टेम्परेचर का ग्राफ जानते हैं, मान लो इस तरीके से होता है। किसी पर्टिकुलर केस के लिए ये ग्राफ आने वाला है, हमें पता चल गया। एक्स में इस तरफ कोई ठंडी चीज़ लगी थी, यहाँ पर रॉड थी, यहाँ पर कोई गर्म चीज़ थी। तो इस तरीके से एक्स में जाओगे तो टेम्परेचर कम होता हुआ हमें दिखेगा, ये हमें पता। हमें बोल दिया कि स्टार्टिंग में पूरी की पूरी रॉड थी हमारे इस लोअर टेम्परेचर पे, पूरी रॉड यहाँ पे थी, ठीक है। ये है T इज इक्वल टू 0, ये है T इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हीट ट्रांसफर हुआ कैसे होगा, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास रॉड थी, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसी गर्म चीज़ से, यहाँ पर फायर बना दी हमने, मान लो।
तो इसके कारण पहले यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा हीट ट्रांसफर होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर इधर वालों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जस्ट थोड़े टाइम बाद मेरे पास अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, लेकिन आगे वालों को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएगा। और थोड़ी देर बाद देखूँ तो यहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ गया होगा, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ आएगा। फिर और थोड़ी देर बाद देखूँ तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलने वाला है ना? इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसे टच हो गए। तो अगर मुझे बहुत सारे ग्राफ मिल रहे हैं, हमसे पूछा है अलग अलग टाइम इंटरवल पे कौन से ग्राफ है, समय का प्रोपगेशन यहाँ जो हो रहा है वो इस तरीके से हमारा टाइम मूव कर रहा है ना? स्टार्टिंग में ये ग्राफ था, थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, दूसरी देर बाद ऐसा ऐसा, और इवेंचुअली एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट या फिर स्टेडी स्टेट जिसे बोलते हैं, उस वक्त स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। इसका उल्टा भी ग्राफ हो सकता था। मान लो हमें ऐसा कुछ सिचुएशन दी हुई है कि स्टेडी स्टेट में जो हमारे पास ग्राफ आने वाला है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू जीरो सारी की सारी रॉड हमारी हायर टेम्परेचर पे थी। ये है टी इज इक्वल टू जीरो, ये है टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब थोड़े समय बाद क्या होगा, पहले हमारे इस एंड को, अब क्या क्या किया हमने, इस एंड को ठंडा किया है ना, तो इफेक्टिवली इसका टेम्परेचर गिरेगा, तो हमारा ग्राफ थोड़ी देर में कुछ ऐसा आएगा। तो हमारा ये हो जाएगा T1। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ग्राफ ऐसा होगा, ये हो जाएगा T2। और फिर उसके और थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समय का पहिया कैसे घूम रहा है, इस तरफ हमारा टाइम मूव कर रहा है। ये ट्रांजिएंट वाले ग्राफ्स हो गए। अब देखते हैं दूसरे तरीके के ग्राफ जो हमें देखते हैं, वो है हीट लॉस या हीट गेन वाले। समझते हैं पहले उसमें हो क्या रहा है, हेडिंग लिख लेते हैं। हमारे पास हीट लॉस या हीट गेन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंसुलेशन है। वहां पर इंसुलेशन अच्छा नहीं है, तो पुअर इंसुलेशन लिख दूं मैं उसको, इंसुलेशन। इसके ग्राफ कुछ वैसे भी हो सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो फिन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, जो कांटे भी होते हैं, कांटे होते हैं ना इस तरीके से। तो ये एक फिन है, यहाँ पे हॉट बॉडी है, ये एक रॉड है इस तरीके से, है ना? और यहाँ पर से ऐसे ऐसे इस जगह से भी हीट लॉस हो रहा है हवा में से, यहाँ से हीट लॉस हो रहा है इस तरीके। यहाँ पर कोई ऐसे एक्चुअली हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो इसमें से बाहर नहीं जा रहा है, तो साइड से लॉस होता है, तो उसका भी कुछ टेम्परेचर प्रोफाइल तो होती है। तो वो चीज़ समझ लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से मान लो एक रॉड है, यहाँ पर है हमारे पास टी हॉट, या यहाँ पर है हमारे पास टी कोल्ड। इसका एक्चुअल जो ग्राफ होना चाहिए, हमारे पास स्टेडी स्टेट पे कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए, करेक्ट? तो स्टेडी स्टेट पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात स्टेडी स्टेट की करेंगे, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ से हीट आ रही थी और थोड़ी थोड़ी हीट इधर उधर निकल जाती है। ये इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, और फिर भी काफ़ी सारी उस तरफ जा रही है। इस केस में क्या होगा, हमारा क्योंकि हीट का लॉस पहले ही होने लग गया है, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टेम्परेचर इस वाले रिजर्वायर का है, एट एक्स इज इक्वल टू टी सी टेम्परेचर हमारे पास इस वाले रिजर्वायर का है। बीच में हमारे पास पहले ही टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हीट का लॉस इस तरीके से हो रहा है, ये आपको समझना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हीट लॉस होने की जगह हीट गेन हो रहा होता, मान लो सराउंडिंग उन सबसे ज़्यादा गर्म है, उस केस में हमारे पास इस तरीके से बीच बीच में हीट इस तरीके से अंदर आ रही होती और यहाँ पर ज़्यादा करंट आ रहा होता, उस केस में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता, करेक्ट? तो ये आपको समझने की चीज़ थी, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो हमारे पास इस तरफ है टी एच और इस तरफ है हमारे पास टी कोल्ड, ये लगी हुई है हमारी रॉड, यहाँ पर इस तरीके से हमारी हीट फ्लो हो रही थी, लेकिन साथ में सराउंडिंग्स में से बहुत सारी हीट और इस तरीके से ऐड होती जा रही है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब की बार वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। दिस इज रियल, दिस इज आइडियल, दिस इज आइडियल, दिस इज रियल।
बस इतना ही हमें समझना था। टेम्परेचर ग्रेडियंट और टेम्परेचर प्रोफाइल का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार हमारी प्रोफाइल इंप्रूव करा दो, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा इसके लाइक्स बढ़ाओ, थोड़ा कुछ कमेंट कर दो और प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके डोनेट करो ताकि और भी मैं ऐसे वीडियो ला पाऊँ। बाय द वे ये वीडियो है योलो सीरीज़ का पार्ट, तो आपको पूरी योलो सीरीज़ देखनी है जो कि एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है क्रैचअप यूट्यूब चैनल पे। देखो उसको, मज़े करो।